दोस्तों नमस्कार। 2026 यानी नया वर्ष वाकई सबके लिए बेहतरीन है। यह एक ऐसा बरस है जिसमें लगने लगा हर किसी को कि सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो चली है। लगने लगा कि मीडिया अब जाग रही है। लगने लगा इस देश के मुद्दे अब उभरने लगे हैं। और रायसीना हिल्स पे तो कहीं ज्यादा खुशी है, क्योंकि किसी भी मुद्दे में प्रधानमंत्री का नाम कहीं नहीं है। और इस देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निशाने पर जिन भी मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या मौजूदा राजनीतिक सत्ता रही, उससे हटकर सुप्रीम कोर्ट है, उससे हटकर मीडिया है, उससे हटकर इस दौर में वह लोकतंत्र के पिलर्स हैं जिसको लेकर इससे पहले एक मौन स्वीकृति दे दी गई थी। तो क्या वाकई यह दौर सबके लिए शानदार है और सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मोदी के लिए है? कोई यह तो नहीं कहेगा कि मीडिया पर अंकुश है, कोई यह भी नहीं कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट सत्ता के साथ खड़ा है, कोई यह भी नहीं कहेगा इस दौर में नौकरशाही अगर कुछ नहीं करती है तो उसको सजा नहीं दी जाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यह खेल है क्या और यह बाजीगरी है क्या? इसके पन्नों को आज खोला जाए उससे पहले हमें लगता है 2014 में जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का रास्ता तय करते हुए नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो उस दौर की पत्रकारिता को याद कर लीजिए, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे सवाल इस देश की राजनीतिक सत्ता को लेकर इस देश के राष्ट्रीय अखबारों में, न्यूज चैनलों में गूंजा करते थे। और शायद उसी का एक बड़ा असर था, वो चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे आदर्श घोटाला हो, या फिर एक लंबी फहरिस्त उस दौर को याद कर लीजिए। लाभ दर लाभ बीजेपी को मिलता चला गया, यहां तक कि सीजीए की रिपोर्ट भी उसी दायरे में आकर खड़ी हो गई। यहां तक कि सीएजी ने जो परसेप्शन के आधार पर जिन स्कैम्स का जिक्र किया वो आज की तारीख में कहीं टिकते नहीं हैं, और उसमें अव्वल नाम कोई भी विनोद राय का ले सकता है। लेकिन बहरहाल वो तो अतीत की बात है। इस दौर की बात की जाए और मौजूदा वक्त से उसे कैसे जोड़ा जाए, हमें लगता है यह वाकई एक अद्भुत बाजीगरी है। क्योंकि याद कीजिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सबकी नजर इस देश के उन अखबारों पर और मीडिया चैनल्स पर जरूर थी जो सवाल उठाते थे। अचानक एक खबर आई, उस वक्त अरुण जेटली जीवित थे, वह उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत और मुलाकात के बाद यह निकल कर आया कि इंडियन एक्सप्रेस चाहे तो अपनी रिपोर्टिंग को जिंदा रखे, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी और उस वक्त अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका नाम नहीं आना चाहिए। यानी दो लोगों पर आप कोई रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे, इसके अलावे जो लगता है आप जिस तरीके से लगता है रिपोर्ट फाइल कीजिए। उस दौर में जो मीडिया की कमाई थी वो विज्ञापनों से कमाई थी, और उसी वक्त सरकार ने एक नई राह पकड़ी। वो राह वाकई बड़ी हसीन थी। इस देश में जितना पैसा विज्ञापनों के जरिए अखबार या न्यूज चैनलों को मिलता था, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके समानांतर एक बड़ी लकीर खींच दी जाए और सरकार ही अपने विज्ञापनों के जरिए अखबार और मीडिया चैनलों का पेट भरने लग जाए। जी, अगर 2014, 15, 16, 17, 18 तक के दस्तावेजों और जो जवाब अपने तौर पर आरटीआई के जरिए निकलकर सरकार की तरफ से ही आया, अगर उसे आप परखेंगे तो आप जानकर हैरत करेंगे। उस दौर में विज्ञापन जो निजी कंपनियों द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए दिए जाते थे, उससे ज्यादा बड़ी रकम सरकार ने प्रचार प्रसार पर खर्च करने शुरू कर दिए, और यह हजारों करोड़ में थे। एक आकलन है कि लगभग 2,500 करोड़ रुपया न्यूज चैनलों के हिस्से में प्रति वर्ष आने लग गया, जो धीरे धीरे 2018 के बाद कम तो हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप एवरेज निकालेंगे उस वक्त से लेकर अभी तक, तो एवरेज 1,000 करोड़ से ज्यादा तो हर बरस बैठता ही है। लेकिन यह तो एक राह हुई ना, दूसरी राह क्या थी?
दूसरी रहती तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप कोई उंगली उठाएंगे ही नहीं। सरकार की सैकड़ों नीतियां, सैकड़ों स्कीम्स चल निकली, लेकिन एक झटके में किसी भी स्कीम को लेकर कोई भी सवाल हो, वो चाहे जनधन योजना हो, चाहे उस दौर में जो योजनाओं के जरिए जनता को लाभार्थी बनाने के तौर तरीके डेवलप किए जा रहे थे, और जिस तरीके से इस देश के भीतर सरकार खुद को समाज कल्याण की सोच के साथ जोड़ रही थी, उस पर आप उंगली उठाइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का नाम नहीं आना चाहिए। रूबरू तो खुद हम भी हुए थे एबीपी न्यूज में, जब यह कहा गया कि आप सीधे प्रधानमंत्री को लेकर रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि उस दौर में याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री ने किसानों की दुगनी आय का जिक्र किया था, और यही वो रिपोर्ट थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री फंस गए, क्योंकि आज तक किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर जो दूरदर्शन चलता है उसमें प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की एक महिला से यह बुलवाने में कामयाब हो गए, और उसको बाकायदा ट्रेनिंग के साथ खड़ा किया गया कि आपकी आय दुगनी हो गई, ये आप कह दीजिए। उन्होंने कह दिया। उस वक्त जो रिपोर्टिंग हुई और उसने बतलाया कि किस तरीके से बाकायदा दिल्ली से लोग ट्रेनिंग देने पहुंचे थे, उनकी ट्रेनिंग का असर था कि उस महिला ने कहा हां हां हमारी आय दुगनी हो गई। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट्स निकल कर आई और जिसको दिखाया गया उसमें क्या दबाव था, खुद वहां के जो पंचायत के सचिव थे उन्होंने भी कहा। खैर, यह तो 2018 का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद से सरकार ने एक नई ट्रेनिंग इस देश के मीडिया हाउस को देनी शुरू कर दी। उस ट्रेनिंग का मतलब बहुत साफ था कि आपकी रिपोर्टिंग इस देश के भीतर विपक्ष को लेकर सवाल खड़ा करेगी, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेगी। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है उन मुद्दों के दायरे में अगर सरकार की नीतियां हैं तो उस नीतियों के आश्रय अतीत की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए अतीत की गड़बड़ियों को ही आप उभार दीजिएगा। और हुआ यही। यह ट्रेनिंग कामयाब हो गई, चीजें चलने लगी, बात आगे बढ़ने लगी, और मीडिया की यह ट्रेनिंग एक लिहाज से इस देश के भीतर हर दिन 2019 के बाद की परिस्थितियों को अगर आप देखिएगा तो हर दिन न्यूज चैनलों पर विपक्ष के नेता आते हैं, एंकर्स या न्यूज चैनल उन्हें रिपोर्ट के तौर पर या फिर चर्चा के वक्त जलील भी करता है। वो आते हैं, लौट जाते हैं, लोकतंत्र का तकाजा है, सब कुछ चलते रहना चाहिए। किसी ने सोचा भी कि ऐसे क्यों जाते हैं, जनता के बीच ही क्यों ना चला जाए, लेकिन सब कुछ फेल होते चला गया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर राजनेता का अपना चरित्र किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के चरित्र से अलग होता नहीं है। पॉलिटिक्स का एक अपना चरित्र है जिसमें करप्शन भी है, जिसमें झूठ भी है, जिसमें जनता के साथ सरोकार भी नहीं है, जिसमें जनता की आय और नेता की आय में एक व्यापक अंतर भी है। यहां तक कि विधानसभा और संसद के भीतर बैठकर अपने आय को बढ़ाने की सोच भी डेवलप हो गई, लेकिन किसी मीडिया हाउस ने कभी सवाल नहीं किया कि इस देश की जनता तो नौकरी के लिए मोहताज है। लेकिन आप सवाल कीजिए, नहीं किया गया। यह ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और इस दौर में भारत के भीतर एक नया मीडिया आकर खड़ा हो गया। यह था सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के जरिए जब यह बात आने लग गई कि दरअसल इस दौर में जब कोई सवाल नहीं है तो एक छोटी सी खिड़की खुली है, वो खिड़की अगर बंद कर दी जाए तो यकीनी तौर पर जारी है इस देश के कान नाक सब बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जिस पे जो पैसा खर्च किया जा रहा था, वो एक झटके में कम हो गया। डाइल्यूट चीजें होने लगी, कोई देखने वाला बचा नहीं, भरोसा जागृत होता नहीं था। और एक झटके में इन तमाम परिस्थितियों से निकलकर अगर आप मौजूदा स्थिति में आकर खड़े हो जाएं तो इस देश में सबसे बड़ा सवाल क्या है? शायद सबसे बड़ा सवाल इस देश में लोकतंत्र का होना या ना होना है। लेकिन लोकतंत्र के होने या ना होने से कौन सा सवाल जुड़ा हुआ है? यह सवाल इलेक्शन कमीशन का है। यह सवाल इस देश में चुनाव को लेकर है। इस देश के भीतर जो ईवीएम के सवाल थे वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते होते वोटर लिस्ट तक किस तरीके से बढ़ा दिया जाए, और बढ़ाया गया। यानी राजीव कुमार से बात ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो ज्ञानेश कुमार तक आकर खड़ा हो गया।
बकायदा इसको लेकर देश में शोर मचा, लेकिन निशाने पर कौन था? निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे, निशाने पर गृहमंत्री अमित शाह थे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस बात का जिक्र हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनकी विचारधारा जो संघ के साथ है और वो कैसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करने से कतराती नहीं है और ताकत पाने के लिए कुछ भी कर देती है, उस दिशा में बात अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चलती चली गई। जो पिछले दिनों हर किसी ने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आरएसएस का कच्चा चिट्ठा जिस रूप में छपा था, देख लीजिए, यही छपा था। अच्छा है इसे आपने देख लिया। और इसके बाद राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र जर्मनी में कर रहे थे, उससे पहले वह अमेरिका में कर रहे थे, यूरोप के अलग अलग देशों में कर रहे थे। यह सवाल वाकई बड़ा होने लगा कि प्रधानमंत्री के नाक के तले या उनके इशारे पर इस देश के गवर्नेंस के तौर तरीके शायद ऑटोक्रेसी में जाकर तब्दील हो गए, यानी एक ऑटोक्रेसी इस देश में चल रही है जिसको प्यार से लोग तानाशाही भी कहने से चूकते नहीं है, और इसका खुला जिक्र विपक्ष करने लग गया। अब सवाल है उन मुद्दों को कैसे सामने लाया जाए जिन मुद्दों के जरिए बीजेपी से तो सवाल हो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल ना करे, और ऐसे वक्त में ना करे जब पार्लियामेंट के भीतर तक इस बात का जिक्र हो गया कि इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री ने एक इम्यूनिटी दे दी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस पन्ने को खोलते हैं उससे पहले मौजूदा वक्त की इन परिस्थितियों को समझिए। अरावली से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं। एक नेक्सस है जो पैसा कमाता है, पॉलिटिशियंस की भागीदारी होती है, 4 राज्यों की सरकार है, अपने अपने तरीके से नेक्सस को बढ़ावा देती है, और इसी तरीके से अरावली की पहाड़ी को पहाड़ी माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री कहां से आ गए? नहीं आए। गृहमंत्री का नाम कहां आया? नहीं आया। बीजेपी का एमएलए उन्नाव कांड का दोषी रेपिस्ट भी है और मर्डरर भी है, आजीवन कारावास हुआ है। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जनता के भीतर आक्रोश आ गया, जनता के भीतर आक्रोश आया तो बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए। बीजेपी का विधायक है और उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या उसकी जरूरत है, इस दिशा में रिपोर्टिंग होने लगी। बात आगे बढ़ती चली गई, बात आगे बढ़ती बढ़ते इस रूप में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक लगा देते हैं। जनता भी खुश हो गई, मीडिया ने भी कहा वाकई हमने काम कर दिया। अरावली में भी जो विरोध हो रहा था, उन्नाव कांड का लेकर भी जो विरोध हो रहा था, मीडिया अपने तर्ज पर आगे बढ़ रही थी, बढ़ती चली गई। लेकिन नाम प्रधानमंत्री का तो कहीं नहीं था, गृहमंत्री का तो कहीं नहीं था। बात आगे बढ़ी जब इंदौर कांड हुआ, जो इस वक्त भी जारी है। इंदौर कांड के भीतर मरते हुए लोग 12, 13, 14 तक जब पहुंच गए तो उन सबसे बड़ा एक नेता हो गया, नाम है कैलाश विजयवर्गीय। यानी कैलाश विजयवर्गीय ही इस पूरे कांड के नाटक भी हैं, नायक भी हैं, और वो नाटक करते हुए जिन तरीके से मीडिया के सामने आए उसमें वह नायक हो या खलनायक हो, चेहरा तो उन्हीं का रहा, मुद्दा छोटा हो गया। यानी मौतें उस रूप में प्रभावित नहीं कर रही है समाज को जिस रूप में नेता के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है। वो आक्रोश बीजेपी के नेता को लेकर है, प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री को लेकर तो कहीं नहीं है। विरोध हुआ, मीडिया ने अपना काम किया, मीडिया ने सवाल किए, जवाब हुए। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर शुरुआती दौर में अंग्रेजी मीडिया, जिसकी पहुंच पकड़ हिंदी मीडिया की तुलना में इस देश में लगभग 7 से 9% के बीच ही होती है, हिंदी मीडिया तो नहीं है। तो जिस मीडिया कर्मी ने सवाल भी उठाए, जिस मीडिया कर्मी के जरिए चैनलों में बहस भी हुई, वह भी अंग्रेजी में, लोगों तक पहुंच नहीं। और इन सबके बीच कहीं प्रधानमंत्री का नाम तो है नहीं, कहीं गृहमंत्री का नाम तो है नहीं। फिर किस बात का खौफ है? यह अलग मसला, इस देश को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा ही हर जगह जुड़ा है, प्रधानमंत्री के चेहरे के आसरे राजनीति साधी जाती है। इसीलिए अगर आप इस पूरी कड़ियों को टटोलते टटोलते गुजरात भी पहुंच जाइए और याद कीजिएगा मोरबी का पुल कैसे गिर गया था, कितनी मौत हो गई थी, उस वक्त भी आपने पुल को लेकर समझा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कहीं नहीं किया होगा।
यानी एक पूरे सिस्टम के जो नायक हैं, एक पूरे सिस्टम के जो फेस हैं, इस दौर में तमाम उठते हुए मुद्दों के बीच वो फेस और नायक का कोई जिक्र नहीं है। जो एक दबाव इससे पहले मीडिया पर था, ये नाम नहीं आना चाहिए। एक पूरी ट्रेनिंग 10 बरस में हो गई। आप अपना काम करना शुरू तो कीजिए, लेकिन जिक्र मत कीजिएगा हमारा। और यह परिस्थिति और यह निर्देश जिस लिहाज से चलता शुरू हुआ, उसमें लगने लगा वाकई मीडिया जागृत तो हो चला है। देखिए, सवाल करने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी कुछ सवाल हैं। लेकिन जरा लौटिए उन परिस्थिति में कि नायक का चेहरा और इस देश के प्रधान सेवक की मौजूदगी कैसे होती है। इसका खुला ऐलान पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब इलेक्शन कमीशन को लेकर किया, तो एक सामान्य सा नियम है, अगर विपक्ष का नेता पार्लियामेंट के भीतर किसी संस्था विशेष को लेकर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, यह किसी प्राइवेट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भर का जिक्र नहीं है, और वहां पर कहा गया कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को एक ऐसी माफी या इम्यूनिटी दे रखी है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, इसीलिए एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप ध्यान दीजिए, सब इलेक्शन कमीशन की चौखट पर पहुंचे। और सबसे ताजा उदाहरण तृणमूल कांग्रेस का है। अभिषेक बनर्जी बाहर निकले और चिल्लाते हुए निकले कि देखिए, हम आए 2.5 घंटे बैठक की, वो हमें उंगली दिखा रहे थे, हमने उनकी उंगली को नीचे करवा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गई बात, वैसे हो गई बात। और इन सब को लेकर उस दिशा में बात गई नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा कहीं है या नहीं है, गृहमंत्री की मौजूदगी कहीं है या नहीं है। अगर टीएमसी जिन मुद्दों को उठा रही है और कटघरे में देश के गृहमंत्री को खड़ा कर रही है, तो क्या आपने मीडिया पर उन सवालों को देखा? उसी मीडिया पर जो अरावली को लेकर, जो सिंह इस दौर में उन्नाव को लेकर, या कहें कुलदीप सेंगर को लेकर, या कहीं इंदौर को लेकर जिस तेवर के साथ खड़ा है, आपने देखा? नहीं देखा होगा। एक क्षण के लिए पार्लियामेंट के भीतर की उस हकीकत को तो देखिए, जहां एलओपी कह रहे हैं, तो क्या इस सवाल को लेकर ढकने का प्रयास इस दौर में कहीं तेज हो चला है? और जो दबाव सोशल मीडिया कहें या एक पैरेलल मीडिया के तौर पर इस देश के भीतर जिन सवालों को उठाया जा रहा था, उससे विचलित सरकार ने एक नई परिस्थिति डमरू बजाया और बाजीगरी इस देश में मीडिया की शुरू हो गई। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर की इस हकीकत को लेकर आप क्या कहेंगे? It is very clear that you have captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. जी, मानिए न मानिए, लेकिन यह कोई मुद्दा है ही नहीं। इस देश के भीतर चुनाव लूट लिए गए, इस देश के भीतर वोटर लिस्ट सत्तानुकूल तैयार कर ली गई, इस देश के भीतर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार कर रही है, इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन की भूमिका सिर्फ सत्ता के लिए है, इस देश के भीतर लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर या निगरानी करने वाले संस्था के तौर पर चुनाव आयोग कहां पर है, कोई नहीं जानता है। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। विपक्ष इन्हीं आरोपों को लगातार लगाता चला गया, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है, जिस तर्ज पर मुद्दा है, उसके दायरे में बीजेपी का हर नेता आएगा। वह योगी आदित्यनाथ पर उठती हुई उंगली किसी न्यूज चैनल के जरिए उठे, या कैलाश विजयवर्गीय उसके दायरे में आ जाए, या फिर शिवराज सिंह चौहान आ जाएं, या फिर इस दौर में उमा भारती जब यह कहती हैं कि दरअसल प्रायश्चित या दंड तो इंदौर को लेकर होना चाहिए, या फिर मायावती जो बीजेपी के साथ अक्सर खड़ी विपक्ष को आने लगी है, वो कहती है ये कैसी परिस्थिति है, कुछ पहल तो होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई स्टेट को करनी चाहिए, चाहे तो सेंटर भी कर दे। लेकिन इन सब के बावजूद मुद्दे वहीं आकर खड़े हो गए जब एक बड़े मुद्दे को ढकने के लिए छोटे छोटे मुद्दों के आश्रय ये बहस बड़ी कर दी गई कि देखिए सब कुछ तो ठीक है, हर कोई तो जागृत है, हर कोई तो सही है, लोकतंत्र तो बरकरार है, लोकतंत्र का हर पिलर कितना मजबूत है, और फोर्थ स्टेट
तो वाकई कमाल की चीज है। अब इस परिस्थिति के भीतर क्या एक ऐसी लकीर इस देश के भीतर खींची जा चुकी है जहां पर यह सवाल गायब हो गया कि इस देश के भीतर लोकतंत्र की सहभागिता या लोकतंत्र के साथ खड़े होने की सोच जो चुनाव के माध्यम से जनता के भीतर है वह कोई मुद्दा नहीं। एक मीडिया हाउस है, उसके संपादक या कहें उसके मालिकान, जो भी कह लीजिए ताकतवर शख्स हैं, उन्होंने एक किताब लिख डाली और अपने तौर पर उन्होंने एक सर्वे भी कर लिया कि इस देश को तो भरोसा ही नहीं है। विपक्ष के नेता जिस मुद्दे को उठाते हैं या इस देश में चुनाव को लेकर जो सवाल है यह कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी पूरी परिस्थिति नैरेटिव बनाने की है, एक ऐसे नैरेटिव के जरिए इस देश को गढ़ने की है जिसमें इस देश का नायक हो या खलनायक हो, बात वहां तक जानी नहीं चाहिए। जो इस देश की दूसरी परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश के पुलिस वालों को काम करना चाहिए, इस देश की नौकरशाही को अपना काम करना चाहिए, इस देश के हर संस्थान को अपना काम करना चाहिए, इस देश की सरकारों को अपने तौर पर जनता के हितों को लेकर काम करे ना करे, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन तो लेना चाहिए, यह नियम है। लेकिन बात वहीं आकर खड़ी हो गई। प्यादे ने उस राजा को शह दे दिया जिस राजा ने उस प्यादे को बनाया था, और वो प्यादा एक नए राजा को खड़ा कर गया। यानी एक ऐसे विजुअल माध्यम के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नायक और खलनायकों पर इस देश में बहस होने लग गई, और ये नायक और खलनायक उसी महानायक की उपज थे जिसके जरिए इस देश में 2014 के बाद सत्ता गढ़ी गई और उसके आसरे सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाने की परिस्थितियां पैदा कर दी गई। इस बाजीगरी में आप कहां पर खड़े हैं सिर्फ सोच लीजिए और समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।